हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम 2.0 पर। फ्रेंड्स, यह वैदिक काल टॉपिक पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है, जहां से आप उसको जाकर देख सकते हैं। और वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता 3 पार्ट में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड वो भी प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस वीडियो में आपके सामने लाया गया है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है: अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? रित का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका प्रकृति नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम या डी सामाजिक नियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति नियम। ऋग्वेद में धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रित मिलता है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रित मिलता है, जिससे देवी देवताओं का संबंध जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, यानी माना जाता था? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी इंद्र या वायु। तो दोस्तों, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। किसको माना गया है? बृहस्पति जी को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, जिसमें आपका अपाला हैं, घोषा हैं, विस्वारा हैं, लोपामुद्रा हैं आदि ऐसे बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन हुआ है। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। दोस्तों, ये अगस्त ऋषि, जो ये आपके अगस्त ऋषि हैं, ये उनकी पत्नी जी थी, लोपामुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था? ऑप्शन ए है शस्त्र, बी है कृषि औजार, सी है लिपि या डी सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निक्स कहा जाता था। निक्स के प्रयोग ने आगे जाने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। मतलब दोस्तों, निक्स का प्रयोग सिक्के के रूप में भी होता था व्यवहार मार्ग में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। वैदिक काल में निक्स किस अंग का आभूषण था? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको क्विज की तरह सॉल्व करके अपने तैयारी को धार देना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है गला का, ऑप्शन सी है बाहू का या ऑप्शन डी है कलाई का।
दोस्तों जहां अभी आपको बताया गया कि ऋग्वैदिक काल में निक्स गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण था, किंतु निक्स जो है वो वैदिक काल में विनिमय का एकमात्र माध्यम था, जो अभी बताया गया आपको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में अब इसकी चर्चा हुई है कि वैदिक काल में जो निक्स है ये विनिमय का माध्यम था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये गले में पहने जाने वाला एक आभूषण था। इसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो निक्स था ये आपका गले में पहने जाने वाला आभूषण था, लेकिन वैदिक काल में ये विनिमय का माध्यम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओ सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा गला, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, गला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण आभूषण जो है आपका ये निशाका से जाने जाते थे। यानी बौद्ध की जातक कथाओं में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख हुआ है। पहला है निशाका, दूसरा है स्वर्ण और तीसरा है मशाका। मशाका जो है वो मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न कोटि का था, लेकिन निशाका उच्च कोटि का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। बोगज कोई 14वीं शताब्दी के पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगज कोई में। और यहाँ से एक जानकारी और मिलती है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे, इसकी भी जानकारी यहीं से मिलती है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी इसका आपको आंसर बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोगज कोई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है आपका एक बटाना, ऑप्शन बी बोगज कोई, ऑप्शन सी बेबीलोन या ऑप्शन डी बिसुट्टुन से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बोगज कोई। इसे आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। गर्म विचारों के आदमी थे ये। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। यानी जो राजा हैं विदेध माधव, इनसे संबंधित कौन से ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम रघुगुण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रघुगुण।
आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव के उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुगुण से संबंधित थे, यह जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग और मगध, कौशल विदेह, कुरु पंचाल या मत्स्य और सुरसेन? काशी, बनारसी, सुरसेन, मथुरा, औके, उज्जैन, कुश, मल्लिका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग और मगध। ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर माना गया है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं। यहाँ के लोग के स्वर ग्रसित होने की भी भावना व्यक्त की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद? इसका आपका राइट आंसर है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? पूर्व वैदिक आर्यों का क्या धर्म था? भक्ति, ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी है प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय तो मौर्योत्तर काल में हुआ था, और जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। तो इसका राइट आंसर है आपका प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, एक ईश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बलि और कर्मकांड, ऑप्शन डी। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता थी, और यज्ञ दो टाइप के थे, हिंसात्मक और अहिंसात्मक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुष्करणी? 10 राजाओं का युद्ध पुष्करणी नदी यानी आधुनिक में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसी को रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अच्छी माँ, अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। ऑप्शन नंबर आपका है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यदु, पुरुष, तुर्वश, टिकट। तो पंचजनों में जो जनजातियां हैं उसमें है यदु, उसमें यदु है, द्रशु है, पुरु है, अनु है, तुर्वशु है। इसमें टिकट शामिल नहीं है। ये आपका राइट आंसर है टिकट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प कर्म या व्यापार। तो फ्रेंड्स, प्रारंभ में आर्य जो थे वो खाना बदोश एवं शिकारी थे। उनका जीवन अस्थायी था और इनके जीवन में कृषि का महत्व बहुत कम था। ये कृषि से उतना परिचित नहीं थे, ये शिकार करके ही अपना पेट पालते थे।
जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य का जीवन स्थायी हो गया और एक कृषि पर निर्भर हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बी यानी शिकार। इसका राइट आंसर होगा बी यानी शिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए जौ, बी चना, सी चावल या डी गेहूं? फ्रेंड्स राइट आंसर होगा आपका जौ, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र? तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी, लेकिन कहीं कहीं पर जनता द्वारा चुने के उदाहरण भी मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, वंश परंपरागत राजतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वैदिक योगिन सभा कैसी थी? उसे किस नाम से जानते थे? गांव के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी, राज दरबार होता था, मंत्रि परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय समाधि थी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो एक मंत्रि परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं थी। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी ये संस्थाएं संभवतः सभा कुलीन तथा वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के लोग ही भाग लेते थे। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। अभी ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो फ्रेंड्स अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।